Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about the introduction to organic chemistry, आज हमने discussion को शुरू करनी है by having a look at the third allotrope of carbon. ठीक है, एलोट्रोप्स बेसिकली कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम. अगर ये कंसेप्ट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है तो इसको फिर हम एलोट्रोपी कहते हैं. और एलोट्रोपिक फॉर्म्स अगर हम कार्बन की बात करें तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन के होते हैं तीन. कौन कौन से? एक है डायमंड, दूसरा है ग्राफाइट और तीसरा है बकी बॉल्स. बकी बॉल्स को हम और क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल देम एज फुलरीन्स. इनको फुलरीन्स भी कहा जाता है. तो इसकी डिस्कशन आज हमने करनी है बकी बॉल्स की. ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी का समझ लें कि 1985 में इनको डिस्कवर किया गया. जो तीसरा टाइप है एलोट्रोप कार्बन का, दिस वाज डिस्कस्ड या डिस्कवर्ड इन द ईयर 1985. 85 में डिस्कवर किया गया और इसको डिस्कवर करने वाले तीन बंदे थे. वन वाज रिचर्ड स्मॉली, नंबर 2 वाज रॉबर्ट कर्ल एंड थर्ड वन वाज हैरी क्रोटो. ठीक है, तीनों ने मिलके बकी बॉल्स को डिस्कवर किया. अब डिस्कवर करने के बाद उनको पता चला कि ये एक ऐसा एलोट्रोप है जिसको अगर आपने स्टेबल रखना है, stability of buckyballs depends upon the number of carbon atoms present in it. और कार्बन एटम्स की तादाद को अगर आप 60 रखोगे तो 60 रखने पे ये स्टेबल होता है. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, यहां पर पहला पॉइंट आप ये मेंशन कर सकते हो कि स्टेबल फुलरीन. अगर फुलरीन को आपने स्टेबल रखना है तो इसमें कम से कम कार्बन एटम 60 होने चाहिए. सबसे ज्यादा स्टेबल जो बकमिंस्टर फुलरीन है या बकी बॉल्स जिसको हम कहते हैं, उसमें 60 कार्बन एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट. और इसमें जो कार्बन एटम्स को जोड़ा जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागॉन्स एंड पेंटागॉन्स. मतलब पेंटागॉन का मतलब शेप इस तरीके से होगा लाइक दिस, और ये हेक्सागोनल शेप है. तो इस शेप्स में कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे एक दूसरे को और एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बकमिंस्टर फुलरीन हम कहते हैं. ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी के लिए 1996 में, यानी तकरीबन 85 से 96 अगर आप हिसाब लगा लो 11 साल बाद, इनको बाकायदा नोबेल प्राइज पेश किया गया. ठीक है, अब इसमें दो और चीजें समझनी आपने. यहां पर मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल फुलरीन है उसमें कार्बन एटम की तादाद 60 होती है, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि इससे कम कार्बन एटम वाले फुलरीन्स एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं. और इसमें आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट फुलरीन है, smallest fullerene would contain 20 carbon atoms, C20. और जो सबसे लार्जेस्ट फुलरीन है, सबसे बड़ा जो फुलरीन अभी तक डिस्कवर हुआ है, सबसे बड़ा जो बकी बॉल अभी तक डिस्कवर हुआ है, उसमें कार्बन एटम्स की तादाद को अगर हम देखें तो उसमें 600 होते हैं, C600. ठीक है, तो लार्जेस्ट फुलरीन कंटेन 600 कार्बन एटम्स एंड स्मॉलेस्ट फुलरीन कंटेन्स 20 कार्बन एटम्स. लेकिन कॉमनली लाइक आई सेड, स्टेबिलिटी के हवाले से 60 कार्बन एटम वाला ज्यादा स्टेबल चूंकि होता है तो इसकी प्रेजेंस आपको ज्यादा मिलेगी. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट फुलरीन्स या बकी बॉल्स. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए. अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द सेकंड कंसेप्ट ऑफ टुडे व्हिच इज अ फंक्शनल ग्रुप. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंड करती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं किसको है? फंक्शनल ग्रुप का जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है? इट बेसिकली डील्स विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप इज रिलेटेड विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ये बात हो गई. अगर आपने इसको डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो यू कैन से कि द एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हों. एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, गौर से सुने. द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच
डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अ फंक्शनल ग्रुप। इसको फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में जो है एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोनोफंक्शनल, और एक से ज्यादा अगर मौजूद हुआ तो उसको पॉलीफंक्शनल कहा जाता है। तो एक एक करके हम क्या कर लेते हैं। अब आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट्स कंसेप्ट, लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स that exist in organic compounds। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो we'll have a look at the covalent bonds। सबसे पहले हम covalent bonds का concept समझेंगे, because this is the functional group when you talk about compounds which are classified as hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कॉम्पोजिशन के हवाले से देखा जाए तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो उनकी डिफरेंशिएशन आप एक दूसरे से कैसे करोगे। यू विल डिफरेंशिएट इट ऑन द बेसिस ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। तो उस बेसिस के ऊपर आप हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करोगे किसमें, यू विल डिवाइड देम इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, विल टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन। अल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद कौन होगा, इट विल बी द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद है और इसी को आपने फंक्शनल ग्रुप के तौर पर ट्रीट करना है अल्केन मॉलिक्यूल में। Let me repeat it one more time. Alkane molecules are hydrocarbons which contain a covalent bond, single covalent bond between carbon atoms, और इसी single covalent bond को आपने treat करना है इसके functional group के तौर पर। इसमें examples अगर आपने लेनी है, you can give the example of CH3 single bond CH3, इथेन का molecule। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है that is what we call alkenes। अल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। फंक्शनल ग्रुप जो है वो इसमें कौन है, फंक्शनल ग्रुप इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है जो कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद है। तो अल्कीन्स में फंक्शनल ग्रुप डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और इसकी एग्जांपल ये रही CH2 डबल बॉन्ड CH2। तीसरी जो फैमिली है दैट इज अल्काइंस। अल्काइंस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान और इसकी एग्जांपल ये रही CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और चौथी एग्जांपल जो है दैट इज एरीन्स। एरीन वो क्लास है कंपाउंड्स की जिसमें कम से कम एक बेंजीन का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। तो बेंजीन मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड्स दैट आर क्लासिफाइड एज एरीन्स। तो ये चारों के चारों हाइड्रोकार्बन्स हैं। कॉम्पोजिशन के हवाले से देखा जाए तो इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ देम आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन इन सबको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इनको इस तरीके से क्लासिफाई किया। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले को अल्केन कहा है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाले को अल्कीन्स, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले को अल्काइंस, और जो जिसमें बेंजीन का रिंग मौजूद होगा उसको एरीन के तौर पर क्लासिफाई किया है। ठीक है, देन यू गॉट अ ग्रुप अल्काइल हैलाइड्स, हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो उसको आप जनरली लिखोगे RX के तौर पर। हैलोजन आपको पता है 4 किस्म का होता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, ये चारों हो सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको अल्काइल हैलाइड हम कहते हैं। हैलोजन एटम इसमें फंक्शनल ग्रुप है और इसकी एग्जांपल होगी CH3Br। R की जगह हमने CH3 लिखा, X की जगह हमने Br लिख दिया। ठीक है, तो ये रही एग्जांपल अल्काइल हैलाइड की। अल्कोहल्स आर फंक्शनल ग्रुप्स। अल्कोहल्स बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आप इसको जनरल फॉर्मूला के तौर पर लिखोगे लाइक दिस। अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर रिटन लाइक दिस ROH, जिसमें इसका फंक्शनल ग्रुप OH है। यह है क्या बेसिकली, दिस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है और इसका आपने अगर एग्जांपल लिखना है R की जगह दोबारा CH3 लिख दो, इट बिकम्स OH, मेथनॉल। ठीक है, तो ये अल्कोहल क्लास की फैमिली है जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद है। फिनोल्स में
यू विल फाइंड द प्रेजेंस, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर R लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनोल में जो OH ग्रुप मौजूद होगा दैट इज अटैच्ड ऑन अ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ नजर आता है आपको, ठीक है। तो फिनोल्स को लिखते हैं ऐसे जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH मौजूद हो। देन यू गॉट ईथर्स। ईथर्स आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिसमें एक ऑक्सीजन एटम फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करता है। इसका जनरल फॉर्मूला अगर आपने लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, R विद एन O एंड R। एग्जाम्पल देनी है, दोनों R की जगह CH3 लगा लो, CH3 with an oxygen and CH3. This is an ether molecule, ठीक है। इसके बाद जो दो कंपाउंड्स हैं उनको कलेक्टिवली आप क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल देम एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बिकॉज इसमें C डबल बॉन्ड O मौजूद है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आप डिवाइड कर सकते हो दो हिस्सों में, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज फॉर्माइल ग्रुप, जिसको हम लिखते हैं ऐसे, और कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O है। इसमें ये जो ग्रुप है इसको कार्बोनाइल ग्रुप हम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के मॉलिक्यूल को अगर आपने कंप्लीट करना है तो जो खाली जगह है वहां पर R लगा दो, ठीक है। इन दिस केस इसका फंक्शनल ग्रुप ये रहा और कीटोन के केस में ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देनी है, अगेन R की जगह CH3 लगा लो, डबल बॉन्ड O और H, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली ये फॉर्माइल ग्रुप है और इसको कार्बोनाइल ग्रुप हम कहते हैं। देन यू गॉट एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है C डबल बॉन्ड O विथ OH। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को पूरा करना है, R इसके साथ लगाना होगा। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला जिसमें हम सिरके की मिसाल दे सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O विथ OH, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल रही कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं एसाइल। अब इसके बाद जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो इस कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो OH है इसको निकाल के आप इसकी जगह कोई और ग्रुप लगाओगे। जैसे पहला एग्जाम्पल जो आपको गिवन है दैट इज एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड अगर आपने बनाना है, OH की जगह हैलोजन को लगा लो, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसको हम C डबल बॉन्ड O और X लगा देंगे। तो इस मॉलिक्यूल को पूरा करना है, इसकी जगह R को लगाना है आपने, R C डबल बॉन्ड O और X कर दिया, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्मूला एसाइल हैलाइड का। अब इसका अगर आपने स्पेसिफिक एग्जांपल देनी है तो R की जगह CH3 लगाओ, डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है और इसकी जगह Cl लगा दो, ठीक है। तो ये एसाइल हैलाइड की एग्जांपल हो गई। इसी तरीके से अगर आपने एग्जांपल देखनी है अमाइड की, अमाइड में आपने क्या करना है, इसकी जगह NH2 लगाना है जिसका फॉर्मूला होगा C डबल बॉन्ड O और X की जगह आपने NH2 को लगा दिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला C डबल बॉन्ड O और NH2। इसको भी मॉलिक्यूल को पूरा करना है, R की जगह CH3 लगाओ और ये हो जाएगा पूरा ऐसे CH3 डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। ये हो गया पूरा। इसके अलावा यू गॉट एस्टर्स। एस्टर्स आर एन इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें आपने OH को रिप्लेस करना है विथ एन अल्कोक्सी ग्रुप, यानी इसका फॉर्मूला आपको ऐसे नजर आएगा, डबल बॉन्ड O विद एन ऑक्सीजन एंड R, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का। अब पूरा अगर करना है तो यहां पर आपने एक और R लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन टेक CH3 डबल बॉन्ड O विद एन ऑक्सीजन एंड यहां पर भी आपने CH3 को लगा दिया, ठीक है। तो ये एक एस्टर की एग्जांपल हो गई जिसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आपने इसको लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल अ कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड एज फार एज अमाइंस आर कंसर्न, अमाइंस में सिर्फ आपने क्या करना है, अमाइड और अमाइन में डिफरेंस है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O। इसको निकाल के सिर्फ अगर अल्काइल ग्रुप के साथ आप NH2 को लगाओगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम अमाइन कहते हैं, ठीक है। तो जहां तक फंक्शनल ग्रुप्स का ताल्लुक है, फंक्शनल ग्रुप्स में ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं,
ठीक है। और इनका जो बेसिक फंक्शनल होता है फंक्शनल ग्रुप का, वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि इनके ऊपर ये जो ग्रुप्स हमने मेंशन किए हुए, चाहे वो हैलोजन है, OH ग्रुप है, ऑक्सीजन है, या फिर C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप है, NH2 अमाइनो ग्रुप है, या फिर फॉर्माइल ग्रुप है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप इज, और ये सारी की सारी उसकी एग्जांपल्स हो गई। फंक्शनल ग्रुप के कंसेप्ट को समझने के बाद वी हैव टू कम टुवर्ड्स व्हाट वी हैव टू कम टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बेसिकली है क्या? यू कैन रेफर टू दिस एज द फैमिली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिकली फैमिली है जिसमें दो बुनियादी चीजें होती हैं, याद रखें। एक तो ये है कि इसमें जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज वुड बी द सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी डिफरेंट। फिजिकल properties would be different physical properties but same chemical properties। ये होता इसलिए है because याद रखें एक और बात, organic compounds में when you increase the molecular mass को बढ़ाने से उसके melting और boiling point बढ़ते हैं। melting and boiling point जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका फिजिकल स्टेट गैस से चेंज होगा लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, तो वेरिएशन आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की मिलती क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एक ऐसा फैक्टर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है। उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसको वेरी किया जा सकता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होते हैं? बिकॉज होमोलोगस सीरीज के अंदर, किसी भी एक होमोलोगस सीरीज के अंदर यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक जैसा आपको इसमें नजर आता है। सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा तो फंक्शनल ग्रुप लाइक वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं जो मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा। अब 4 या 5 मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास हैं, मिसाल में दे देता हूं आपको अल्कोहल फैमिली के। अल्कोहल फैमिली का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है दैट इज CH3OH। ठीक है, इसमें दूसरा मेंबर C2H5OH, तीसरा C3H7OH है, चौथा C4H9OH है, और C5H11OH है। 3, 5, ये 5 मेंबर्स हो गए किसके? अल्कोहल फैमिली के। अब जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड करें, यू कैन इजीली ऑब्जर्व के नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन इसके बढ़ रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में जब आप प्रोसीड करोगे, यू विल फाइंड वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वेरी कर सकती हैं, लेकिन जहां तक इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम कंटेन OH ग्रुप। सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये क्या होंगे? सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक होमोलोगस सीरीज व्हिच कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप्स इन इट, दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी जनरल फॉर्मूलाज भी हैं जिसको एक एक करके जैसे जैसे कंपाउंड्स आते जाएंगे उसको हम क्या करते जाएंगे, हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ये तो होगी बात जनरली अबाउट होमोलोगस सीरीज। अब हमने आना है किसकी तरफ? वी कम टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज अबाउट द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की प्रेजेंस के लिए मुझे आपको दोबारा वी हैव टू टेक यू बैक टू दी बिगिनिंग, जिसमें मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं उनके डेरिवेटिव्स। जहां तक डेरिवेटिव्स का ताल्लुक है, डेरिवेटिव्स में आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी मिलेगा मौजूद, फास्फोरस भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, हैलोजन्स वगैरह भी मिलेंगे। तो इस केस में हमने क्या करना है? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में हमने प्रैक्टिकली लेबोरेटरी के अंदर ये मालूम करने की कोशिश करनी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं।
बाकायदा टेस्ट के जरिए हम इसको क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे और इनको मालूम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले तो यह है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिटेक्शन इट्स नॉट रियली वेरी डिफिकल्ट, आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है बाय हैविंग अ लुक एट इट्स फ्लेमेबिलिटी, जलाया जा सकता है। इफ इट इज फ्लेमेबल, जला के देखें, अगर जलाने पे कंबस्शन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस ना हुआ तो इसका मतलब उसकी प्रेजेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां तक बाकी एलिमेंट्स का ताल्लुक है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हैलोजेंस वगैरह हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए बाकायदा पहले आपने क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज लेसेंज सॉल्यूशन। तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहला स्टेप जो है, अपार्ट फ्रॉम, नाउ दिस इज समथिंग विच इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले ही बता दी है कि अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिटेक्शन करनी है तो फिर उसके लिए ये चीज करने की जरूरत नहीं है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसकी डिटेक्शन के लिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन की डिटेक्शन के लिए यू सिंपली हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन, जला के देखें प्रोसेस को। ठीक है, जो कंपाउंड गिवन है उसको जला के देखें, कंपाउंड के जलने पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो जाता है तो इट मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन उसमें मौजूद है। ठीक है, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज एप्लीकेबल ऑन द डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस। इनकी डिटेक्शन अगर करनी है तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये करना होगा जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द फॉर्मेशन ऑफ लेसेंज सॉल्यूशन। लेसेंज सॉल्यूशन की प्रिपरेशन है, क्योंकि लेसेंज सॉल्यूशन को बनाए बगैर आप नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। कैसे बनाया जाता है लेसेंज सॉल्यूशन को, उसके लिए सबसे पहले आपने लेना होगा एक छोटा सा ट्यूब जिसको हम फ्यूजन ट्यूब कहते हैं। आमतौर पर फ्यूजन ट्यूब्स एक छोटे से ट्यूब होते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को मेजर करने के लिए। छोटा सा ट्यूब होता है। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, फ्यूजन ट्यूब को लेके उसमें एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, मेटालिक सोडियम को आपने काटना है। आई हैव टोल्ड यू दिस ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ अल्कली मेटल्स। सोडियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, बाकायदा चाकू से आप क्या कर सकते हो, उसको काट सकते हो। तो एक छोटा सा टुकड़ा आपने काटना है सोडियम का, काट के आपने फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप में आपने जब डाल दिया तो फिर आपने इसको हीट करना होगा। ठीक है, हीट कब तक करना है, हीट तब तक करना है जब तक ये सोडियम अपने आप को मेल्ट ना कर ले। कोई ज्यादा नहीं करने की जरूरत, मामूली सा हीट प्रोवाइड करोगे तो ये सोडियम मेल्ट हो जाएगा। नाउ वंस सोडियम हैज मोल्टन, मेल्ट जब हो गया, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसी के अंदर आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करना है जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स की डिटेक्शन करनी है। मोल्टन सोडियम के अंदर आपने क्या किया, फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद फिर आपने इसको दोबारा क्या करना होगा, यू हैव टू अगेन पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ हीट। लेकिन इस दफा आपने इसको इतना हीट करना है कि वो जो नीचे वाला पोर्शन है जहां पर मेटालिक सोडियम मौजूद है वो बिल्कुल लाल हो जाए। हीट इट अंटिल रेड हॉट। जब तक बिल्कुल लाल नहीं हो जाता तब तक आपने इसको क्या करना है, आपने इसको हीट करना है। एकदम जब लाल हो जाए उसके बाद फिर क्या करना होगा, उसके बाद इस फ्यूजन ट्यूब को उठा के आपने एक पेट्री डिश ऐसा एक प्याला होता है जिसमें आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने इस फ्यूजन ट्यूब को डाल देना है। ठीक है, फ्यूजन ट्यूब को डाल के एक ग्लास रॉड लेना है, ग्लास रॉड लेके उसको अच्छे तरीके से तोड़ लेना है। ठीक है, तोड़ने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, इसी प्याले को उठा के बीकर के ऊपर, इसी प्याले को उठा के आपने बंसन बर्नर पर आपने रखना है और इसको उबालना है। यू हैव टू बॉयल इट। ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ फ्यूजन ट्यूब यू हैव टू बॉयल दिस वाटर। जब उबल जाए तो फिर आपने क्या करना होगा, उबलने के बाद फिर आपने इसको पास करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में से आपने इसको गुजारना है। फिल्टर करने के बाद जो साफ लिक्विड आपको मिलता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल लेसेंज सॉल्यूशन। तो ये जो पूरा का पूरा तरीका मैंने आपको बताया है ये लेसेंज सॉल्यूशन की प्रिपरेशन का है, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट,
ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस हो सकती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर उसमें नाइट्रोजन मौजूद है तो पहले केस में सोडियम will combine with nitrogen in the presence of carbon and it will produce sodium cyanide NaCN। ये प्रोड्यूस ये करेगा, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आपको मिलती हैं जिसमें नाइट्रोजन में बी प्रेजेंट इन एडिशन टू सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों जब मौजूद होंगे तो फिर उस इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे C plus N plus S। It's going to produce NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट या जिसको हम सोडियम सल्फोसाइनाइड भी कहते हैं। अगर सिर्फ सल्फर मौजूद हो तो इन दैट केस सोडियम विल कंबाइन विथ सल्फर टू प्रोड्यूस Na2S। ठीक है, सोडियम सल्फाइड बना लेगा। और सबसे आखिरी केस में अगर हैलोजेंस मौजूद हो, सोडियम विल कंबाइन विथ हैलोजेंस टू प्रोड्यूस NaX। तो one of these four possibilities exist during the formation of Lagrange solution। ये कंपाउंड्स बनेंगे और इसकी डिटेक्शन फिर हम बाद में करेंगे थ्रू कैरिंग वेरियस टेस्ट्स, जिसको एक एक करके देख लेते हैं। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यू गॉट टू टेक द Lagrange solution। पहले यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिटेक्शन में यू टेक Lagrange solution। Lagrange solution में आपने ऐड किसको करना है, यू गॉट टू ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट की एडिशन कर दी। फेरस सल्फेट की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी आपको मिलाया। NaOH सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हो रहा है कैटलिस्ट के तौर पर, इट डजंट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द रिएक्शन। ठीक है, तो फेरस सल्फेट की कॉम्बिनेशन जब होती है Lagrange सॉल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो इससे फिर क्या होगा, इससे फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा। इसको फिर आपने क्या करना है, इसको अपने ये तीन चीजें जब कंबाइन होंगी, इसको बॉयल एंड कूल करना है। पहले उबालने के बाद उसको ठंडे पानी में रख के इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद फिर जब ये कूल हो जाए, इसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरिक क्लोराइड ऐड करना है इन द एक्सेस FeCl3 प्लस एक्सेस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्सेस को आपने इसमें मिलाना है। अब ये सब कुछ जब आप करोगे तो इसका फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यू विल ऑब्टेन प्रशियन ब्लू कलर। प्रशियन ब्लू मीन्स इंक जो है, ब्लू कलर का जो इंक होता है, जिस कलर का होता है उस कलर का अगर आपको प्रेसिपिटेट मिले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो प्रोसीजर मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं उसको हम देख लेते हैं। FeSO4 it combines with two molecules of NaOH to produce what, ferrous sulfate अपने आप को ferrous हाइड्रोक्साइड में चेंज कर लेता है along with the production of sodium sulfate। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है FeOH whole twice, it combines with 6 sodium cyanide NaCN। ये रिप्रेजेंट करता है Lagrange सॉल्यूशन को, और फेरस हाइड्रोक्साइड जब इसके साथ कंबाइन करेगा इट प्रोड्यूसेस अ कॉम्प्लेक्स दैट लुक्स लाइक दिस Na4, इसके साथ Fe और इसके साथ होगा CN6। सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाता है along with the production of 2 molecules of NaOH। और सबसे आखिरी स्टेप में आपने 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, Na4 Fe CN6। इस कॉम्प्लेक्स को लेके इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी है विथ व्हाट, विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeCl3। फेरिक क्लोराइड के साथ जब इसकी कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये जो सोडियम हमने लिखा हुआ है ये आयरन से रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेसमेंट जब होगी तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस यही होगा, कंपाउंड यही होगा, जिसको हम लिखेंगे लाइक दिस Fe4, इसके अंदर आयरन मौजूद है और CN6 है। ठीक है, और इसके नीचे आपने 3 पुट किया प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, इट इज प्रशियन ब्लू इन कलर, प्रशियन ब्लू कलर का होता है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन की डिटेक्शन टेक्स प्लेस लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें अगर सल्फर की डिटेक्शन करनी हो, सल्फर की डिटेक्शन में यू गॉट टू कंबाइन दिस विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड।
सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में यू गॉट टू कंबाइन इट लाइक दिस। इसमें यहाँ पर पहले हेडिंग दे देते हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर की डिटेक्शन है जिसमें यू गॉट टू कंबाइन Na2S, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पर। इसको हमने लिया, इसकी कॉम्बिनेशन हमने की सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, विच लुक्स लाइक दिस Na2, और यू गॉट Fe और Cn5 है अलॉन्ग विथ NO। ठीक हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। कॉम्बिनेशन जब इन दोनों की होगी तो यू आर गोइंग टू गेट दिस कॉम्प्लेक्स Na4 के साथ Fe Cn5 अलॉन्ग विथ NOS। इसका कलर क्या होगा? इट विल बी डीप वायलेट। डीप वायलेट कलरेशन आपको मिलती है इसकी, जिससे आप सल्फर की डिटेक्शन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू डिटेक्ट सल्फर, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ लेड एसीटेट। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की। इसके अलावा लेड एसीटेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। Na2S को आपने कंबाइन करना है विथ CH3COO होल ट्वाइस Pb, दिस इज कॉल्ड एज लेड एसीटेट। इसकी कॉम्बिनेशन जब की आपने तो लेड सल्फर के साथ मिलके PbS लेड सल्फाइड बना लेता है। और दिस इज ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विथ व्हाट? अलॉन्ग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COO सोडियम एसीटेट आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए आप सल्फर की डिटेक्शन कर सकते हो। लास्ट ऑफ ऑल, डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की डिटेक्शन में आपने करना क्या है? आपने मिलाना है इसको विथ ये जो कंपाउंड बना हुआ है, इसको आपने कंबाइन करना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। तो डिपेंडिंग अपॉन द हैलोजन प्रेजेंट यू माइट गेट 3 डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स। कौन कौन से देख लेते हैं। अगर ये NaCl है, NaCl के साथ अगर AgNO3 को मिलाया जाता है, यू आर गोइंग टू गेट AgCl और NaNO3। ये जो AgCl है, दिस वुड बी व्हाइट इन कलर, व्हाइट PPT। ठीक है, अगर NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड, इट विल कंबाइन विथ AgNO3 टू प्रोड्यूस AgBr along with NaNO3. This would be pale येलो इन कलर, क्रीम कलर जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपने सोडियम आयोडाइड NaI, when you combine it with AgNO3, you are going to get AgI along with NaNO3। ये क्या होगा? ये डीप येलो कलर का होगा, डार्क येलो जिसको हम कहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द हैलोजन प्रेजेंट यू माइट गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, पेल येलो प्रेसिपिटेट या डीप येलो प्रेसिपिटेट। ये 3 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं एज फार एज डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस आर कंसर्न। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।